अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद मल्टी मीडिया। हम आज गुफ्तगू करेंगे असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट से, जो कि जम्मू कश्मीर में इसका भी रोल माना जाता है एपीकल्चर का। तो इसके बारे में नाजरीन को बताए। जैसे कि आपने पहले ही इरशाद फरमाया कि एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी का, लेकिन इसमें एक सुपर स्पेशलाइजेशन होती है एपीकल्चर की। तो जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है हनी बीज़ का। तो एंटोमोलॉजी का नाम है कि जो हम हनी बीज़ को रेयर करते हैं फॉर आवर बेनिफिट्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल दैट, उसको हम एपीकल्चर के नाम से जी सर, अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते तो इनकी हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है, तो कहाँ पे पहले ये पाई गई ये बीज? जी सर, जैसे आइंस्टाइन का एक कॉल है कि जब यहाँ से इस दुनिया से बीज को हटाया जाएगा तो इंसान भी नहीं रहेंगे बल्कि जानदार भी नहीं रहेंगे। तो इनकी हिस्ट्री जो है हज़ारों साल पुरानी है। इंसेक्ट जो एक ऐसा फाइलम है जो अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के लिहाज से तो ये पहले ही इनका जो एवोल्यूशन में है पहला पार्ट इन्हीं का है, बाद में मैमल्स आए हैं। सो इंसेक्ट्स का ये रोल है। तो जहाँ तक हम इस वक्त स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एपीकल्चर का, हनी बीज़ का रोल है बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने का। जैसे आपने आइंस्टाइन ने बोला एक बार कि अगर बीज नहीं होंगी तो इस प्लैनेट पर लाइफ नहीं होगी। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बीज जितने भी क्रॉस पॉलिनेटेड यहाँ पर क्रॉप्स नहीं बल्कि पौधे, तमाम तरह के पौधे होते हैं, उनकी पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें मेजर पार्ट 80% पार्ट होता है हनी बीज़ का। और एक तो ये है। दूसरा, जो एपीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करता है, क्रॉप प्रोडक्शन में इजाफा होता है, इसी तरह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है और इससे इकोनॉमिक अपलिफ्ट में भी होता है। जैसे कि आपने बात छेड़ी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो आपके डिपार्टमेंट के एंड से क्या प्रोसीजर्स है, क्या स्कीम्स है, नाजरीन को बताए ताकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए और जो भी यूथ बेरोज़गार है वो उसमें भी जुड़ सकते हैं, अपना रोज़गार कमा सकते हैं। जी सर। देखिए, जहाँ तक एपीकल्चर का सवाल है, हमारी इस वादी कश्मीर में 7,500 क्विंटल एनुअल प्रोडक्शन है हनी की। तो इसी तरह से अगर हम बी कीपर्स को देखेंगे कितने इसमें काम करते हैं, कितना इससे इस सनत के साथ जुड़े हैं, तो ये है 2000 के करीब, 1881 हैं इस वक्त जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है। नेशनल बी बोर्ड इनकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन इस वक्त जारी है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे इस वादी कश्मीर में 2 ऐसे सीज़न होते हैं जब हमारी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है हनी की। एक होता है स्प्रिंग, दूसरा होता है ऑटम। तो स्प्रिंग में हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा होता है वो होता है रूबिनिया सीडोएकेशिया, जिसे हम कहते हैं किकर, या हम उसको जो है ना एकेशिया नहीं होते उसको कहते हैं फॉल्स एकेशिया, जिसको हम किकर कहते हैं। उसके फूल बहुत ही खूबसूरत और सफ़ेद होते हैं, महकदार होते हैं, और जो हनी उससे बनता है उसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत होता है। एक तो वो है। दूसरा जो ऑटम में सितंबर के अवाखिर से जो उनके फ्लावर्स के नेक्टर जो कलेक्ट कलेक्शन ऑफ नेक्टर्स, जी हाँ, जो ऑटम में होता है, जो नेक्टर का सोर्स होता है वो होता है एक जंगली बूटी, उसको कहते हैं बन तुलसी, प्लैंक्टन्थस रुगोसस। तो सितंबर के आखिरी आयाम में उसकी फ्लावरिंग होती है हिल्स में, और हमें काफ़ी सारा हनी प्लैंक्टन्थस से मिलता है, और उसकी भी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है। जी सर, फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं लेमैन, वो ये करना चाहेगा तो सबसे पहले आप बिलाए वास्ता नाजरीन को बताए कि उसको करना क्या होगा। अगर कोई लड़का या कोई यूथ इसमें इंटरेस्टिंग होगा तो उसको सबसे पहले करना क्या होगा, उसको डिपार्टमेंट आना है, उसके लिए प्रोसीजर्स क्या है और स्कीम्स क्या है? देखिए नज़ीर सर, जो हमारे कश्मीर डिवीज़न में हमारे जो इस स्कीम है एपीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, हर ज़िले में एक एपीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर तैनात है और एक
डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर चलता है, हर ज़िले में एक है। तो वो बाज़ाब्ता बी कीपर्स को या ऐसे यूथ को ट्रेनिंग देते रहते हैं जो इसके शौकीन हों, जो इसका कारोबार करना चाहते हैं या इससे अपना रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, इससे जुड़ी कोई सनत लगाना चाहते हैं। और इसके साथ ही दूसरा ये है कि नेशनल बी बोर्ड जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उससे भी जितने भी फ़वाइद हो सकते हैं वो भी उनको मिल रहे हैं और लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हमारा जो स्टाफ है वो एक्टिवली इसमें काम इस वक्त कर रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है उसकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है या और क्या पैरामीटर्स उसको ज़रूरी है सो दैट ही आर शी कैन ऑप्ट दिस स्कीम? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा है, इसमें ट्रेनिंग पार्ट बहुत ज़रूरी है। एक सबसे पहले जो भी ये करना चाहता है, एपीकल्चर की का कोई यूनिट लगाना चाहता है या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर से। हम उनके साथ हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी का कोई ज़्यादा ये नहीं है। सिर्फ अगर कोई भी यूथ जो इसमें ट्रेनिंग लेना चाहता है वो ट्रेनिंग लेके इसका किसी भी स्कीम में, जैसे RKVY है या हमारा कोई भी और प्रोग्राम हो, तो उसमें वो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठा। अगर कोई यूथ इसमें इसको अब इंस्टॉल करना चाहेगा तो सबसे पहले उसको कितना इन्वेस्ट इसमें करना पड़ेगा, मतलब कि अगर हम बात करें फाइनेंशियली, हाउ मच ही आर शी हैज़ टू इन्वेस्ट? हाँ, जहाँ तक इसको इन्वेस्ट करने का सवाल है, हमारे जो प्रोग्राम आते हैं उसमें से हम 10-10 कॉलोनीज़ के एक यूनिट देते हैं जी। तो कई ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास हैं जिन्होंने 10 यूनिट से स्टार्ट किया है और उनके पास 2000 कॉलोनीज़ भी हैं इस वक्त। तो स्टार्ट करने कहने का यहाँ ये मतलब है जो भी लोग इसमें जुड़ जाते हैं डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट होता है। हाँ, देखिए, एक तो वो किसी के उनको एक वो रिलायबल हो जाएंगे, रिलायबिलिटी रहेगी कि हमारे पास अपना कोई बिज़नेस है। दूसरों को भी वो जब उनकी बिज़नेस बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा कि 10 कॉलोनीज़ से उन्होंने 2000 कॉलोनीज़ की हैं, तो दूसरों को भी वो इसमें जो है ना रोज़गार दे सकते हैं, बल्कि रोज़गार ढूंढने के बजाय वो दे सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे क्रॉप्स जो हैं, जिस आपको याद होगा अपने डिपार्टमेंट एंड आप उनको सपोर्ट करते हो वक्त पे ट्रेनिंग्स या उनको कोई भी किसी चीज़ की असिस्टेंस ज़रूरत हो तो आप उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो जो भी इसमें जुड़ जाते हैं? जी हाँ, हमारे लोग वहाँ पर जितने भी DCTCs हैं या एंटोमोलॉजी का जो असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का ऑफिस है, जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है या किसी तरह की उनको दिक्कतें होती हैं, वी कम टू देयर रेस्क्यू एंड रिकमेंड। और यहाँ पर हर महीने ये गाइडलाइंस निकलती हैं कि वो हम पेपर में भी पब्लिश करते हैं कि कौन कौन से एहतियाती तदाबीर आपको करने हैं, इस महीने में कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, किस तरीके का आपको कॉलोनीज़ को मेंटेन करना है, वो सब हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। जी सर, अगर हम यहाँ पे और एक बात आपसे करें, क्योंकि जो कि एंटोमोलॉजिस्ट का काम होता है, जो इन इंसेक्ट्स का बिहेवियर, क्लासिफिकेशन या अगर हम बात करें इनकी फिजियोलॉजी, क्या आपको लगता है ये बीज किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब हुई है? देखिए, आपका इशारा इस तरह है कि पेस्टिसाइड या दूसरी चीज़ें जो हैं शायद इंडस्ट्री डिक्लाइन पर आ गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप एक आंसर याद रखिए। इसकी एक्टिविटी जब बी एक्टिविटी होती है वो होती है फ्लावर्स पर। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि जितने भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं या एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं या फ्लोरिकल्चर जितने भी क्रॉप्स हैं, उनमें कोई भी स्प्रे नहीं की जाती जब फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग स्टेज में कोई स्प्रे नहीं की जाती। लिहाजा थ्रेट तो रहता है पेस्टिसाइड की वजह से तो होता है, लेकिन आप बेफिक्र रहे क्योंकि फ्लावरिंग सीजन में वैसे भी फार्मर्स कोई स्प्रे नहीं करते। तो अगर हम बीज को लेके फिर से बात करें तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन के रिलेटेड, क्या इनकी प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले साल जो हमारी नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ थी वो 70,000 थी, आज 85,000 हैं। जैसे हज़ारों की कॉलोनी बढ़ रही हैं और लोग इसमें और जुड़ रहे हैं। इस साल कई ऐसे सैकड़ों ऐसे जो हैं तालीम याफ्ता नौजवान आए हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली और कई सारे नए यूनिट्स भी एस्टेब्लिश हुए और जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। जी सर, अगर हम बात करें हनी की, बहुत सारे लोग इसके शौकीन होते हैं,
تو اگر ہم اس کی پیورٹی کو لے کر بات کریں تو ہاؤ کین وی ایسیس دا پیورٹی آف ہانی؟ کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ اس کو بیچتے ہیں کہ لیکن کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے وہ پیور ہانی ہی کھائے، تو ہاؤ کین وی ایسیس دا پیورٹی آف ہانی؟ وہ کیسے ایک عام انسان کو پتہ چلے؟ یہ بہت آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا. جہاں تک ہنی کا سوال ہے، پورے انڈیا میں ایسی کوئی اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹری قائم نہیں تھی. تو پچھلے سال گجرات میں ایسی ایک اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹری قائم کی گئی ہے. اسی طرح سے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر ریسرچ میں IIRM میں انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو دہلی میں وہ ابھی کر رہے ہیں. تو ہم بھی ایک پروجیکٹ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں نیشنل بی بورڈ سے کہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہونی چاہیے تاکہ ایک ریلائبلٹی اس کی بڑھے. لیکن جہاں تک ہمارے بی کیپرس کا سوال ہے، یہاں پر ہمارے ایک کوالٹی کنٹرول لیبارٹری ہے جو بھی اپنے پروڈکٹ کو پراپر پروسیجر کے ساتھ سیمپلنگ کر کے ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ پروسیجر آن ہے. ہم ان کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہنی ہے کس گریڈ کا ہے، کس طریقے کا ہے، کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے. تو ٹیسٹ کر کے پھر ان کی ریلائبلٹی اور مارکیٹنگ بڑھ جاتی ہے. جی سر، اگر ہم بات کریں تو اب ریٹس کی بات کریں، یہاں پہ تو ہانی اویلیبل ہوتا ہے ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر میں یہاں پہ، تو ان کی ریٹس کیا ہے؟ اگر ہم کلو گرامز کی بات کریں تو ریٹس کیا ہے، ایکچوئل ریٹس کیا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے؟ بالکل بالکل. جو ہمارا ایک سیلز آؤٹ لیٹ ہے، جتنے بھی ہمارے DCTCs ہیں ان سے جو ہنی ہوتا ہے وہ پروسیس کر کے لیبل کر کے، اور اس سال ہم نے FSSAI اسٹینڈرڈس کے مطابق پیکنگ کر کے جو اس وقت نارملز کے حساب سے 500 روپے کلو ہم نے جو ریٹ ہے گورنمنٹ کی ریٹ فکس ہے اسی حساب سے یہاں پر سیل ہوتی ہے. جی سر، لاسٹ پہ آپ کی کیا میسیج رہے گی پورے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ریگارڈنگ بی کیپنگ؟ دیکھیے، میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کو بچائیں، اپنی بایو ڈائیورسٹی کو بچائیں، اپنی پروڈکشن کو انکریز کریں، اپنا کوئی روزگار بنائیں. اس سب چیز کے لیے آپ کو ایپیکلچر کی طرف آنا ہوگا. اگر آپ کو زیادہ پروڈکشن چاہیے، چاہے وہ فروٹس کراپس کی ہو، ویجیٹیبلس کی ہو، کسی بھی طرح کے کراپس کی ہو، اگر آپ کو بیج نہیں ہوں گے تو آپ کی پروڈکشن ڈکلائن ہوگی. لہٰذا آپ بی کیپر جتنے بھی بی کیپرس ہیں یا جتنے بھی ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں اس سکیم کی طرف آئیے. ہم ان کو ٹریننگ دیں گے پراپر پروسیجر کے ساتھ، پراپر پروٹوکال کے ساتھ. جو بھی ان کو ضرورت ہوگا، جتنے بھی طریقے کی ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہوگی، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ انٹومولوجسٹ جنہوں نے یہاں سے یہی میسیج جاری کی ہے. جو بھی یوتھ چاہتے ہیں کہ اس میں جڑ جائے وہ ڈپارٹمنٹ پہ آ سکتے ہیں، جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، اور جب وہ یوتھ اس میں جڑ جائیں گے تو ان کا روزگار بھی اس سے جنریٹ ہوگا. تو ناظرین، دیجیے اجازت. ساحل نذیر وانی، تامل ارشاد کے لیے.